नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का और आपका अपना पसंदीदा भरोसेमंद चैनल पर डीडी न्यूज को लेकर हाजिर हूं मैं, आपका अपना पसंदीदा शो सबसे खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु और साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे हर एक अपडेट। होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, उनका कर लेते हैं सबसे पहले रुख। तो इन खबरों में सबसे पहले बात होगी आज एलएसी विवाद को लेकर। जी हां, आज काफी अहम बैठक होने जा रही है और इस अहम बैठक में अजीत डोभाल शामिल होते हुए नजर आएंगे, जिससे कहीं ना कहीं चीन और भारत के जो रिश्ते हैं वो भी आने वाले समय में किस तरीके से सुधरेंगे उस पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन साथ ही जो दूसरी खबर है वो होगी राज्यसभा से जुड़ी, जहां पर संविधान पर कांग्रेस की एक बार फिर से किरकिरी देखने को मिली है, क्योंकि जब से संविधान पर चर्चा शुरू हुई है लगातार कांग्रेस घेरे में आ रही है। तो एक बार फिर किरकिरी देखने को मिली। क्या कुछ कहा है अमित शाह ने वो आपको सुनाएंगे। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है संभल से जुड़ी, कि आखिर आज की तारीख की अगर हम बात करें तो संभल में हालात कैसे हैं, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, और जो मंदिर मिला है 46 साल बाद जिस मंदिर के पट खोले गए हैं वहां पर किस तरीके से सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है, इस पर करेंगे बात। लेकिन साथ ही चौथी खबर भी इसमें जुड़ी होगी। चौथी खबर है हमारी महाकुंभ को लेकर, क्योंकि महाकुंभ की महा तैयारियां लगातार की जा रही हैं और संगम नगरी में भारी उत्सव इस वक्त देखने को मिल रहा है। अलग अलग रंग संगम नगरी में देखने को मिल रहे हैं। जानेंगे और क्या कुछ अपडेट है महानगरी इस संगम नगरी को लेकर। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं चीन को लेकर। जी हाँ, जहां आपको बता दें कि भारत और चीन के रिश्तों पर पड़ी हुई बर्फ अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे पिघलती हुई नजर आ रही है। चीन के साथ भारत के रिश्ते आने वाले समय में सुधरेंगे। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस समय बीजिंग में है, जहां वो भारत चीन विवाद को सुलझाने के लिए बनी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी रहेंगे। और आखिरी बार अगर इस वार्ता की हम बात करें तो साल 2019 के दिसंबर में आखिरी बार ये वार्ता हुई थी, जिसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। जिसके बाद साल 2020 में गलवान घाटी में सीमा विवाद हुआ दोनों सेनाओं के बीच में, और सीमा विवाद के कारण ये वार्ता निलंबित कर दी गई और तभी से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव की स्थिति बनी रही। अब हाल ही में पेट्रोलिंग को लेकर अक्टूबर में दोनों देशों के बीच अहम समझौता हुआ और ऐसे में लगभग 5 साल बाद भारत का कोई बड़ा अधिकारी चीन की यात्रा पर है। एनएसए अजीत डोभाल की चीन यात्रा अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि इसी बैठक में आगे का एजेंडा तय होगा कि आगे किस तरह से भारत और चीन की दोस्ती की राह पर चला जाए और मुद्दों को सुलझाया जाए। इसके साथ ही भारत चीन के रिश्तों पर अपने संवाददाता से करेंगे चर्चा, पर उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं आज का स्केड्यूल क्या कुछ है। तो भारत चीन के बीच विशेष वार्ता होगी आज, जिसमें सीमा से जुड़े अहम मुद्दों पर बीजिंग में ये वार्ता होने जा रही है। दोनों देशों के बीच इस वार्ता से कहीं ना कहीं कई सारे रास्ते खुलेंगे, बातचीत होगी, जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने की एक कोशिश रहेगी। एनएसए अजीत डोभाल भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे और वहां पर जाकर भारत चीन के जो रिश्ते हैं जो लगातार कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही चीन की तरफ से अगर हम देखें तो चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी वहां पर मौजूद रहेंगे और भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल इस वार्ता में शामिल होंगे। 5 साल बाद भारत चीन के बीच काफी अहम ये बातचीत है और उम्मीद की जा रही है कि इस बातचीत के बाद जो रिश्ते हैं उनमें थोड़ा बहुत सुधार आता हुआ नजर आएगा। हालांकि पूर्वी लद्दाख से सटे एलएसी को लेकर भी बातचीत यहां पर की जाएगी। इसके साथ ही 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में आखिरी बैठक हुई थी भारत चीन की, जो कि नई दिल्ली में हुई थी। अब इस जो ये दौरा है इस वक्त, इस दौरे के क्या मायने हैं, वार्ता के क्या मायने हैं, वो आपको समझाते हैं। एलएसी के मुद्दे को लेकर व्यापक समझ को बढ़ावा देना है और इसमें ये कोशिश की जाएगी कि जो बातचीत है वो आगे बढ़े। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग के बीच भी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद ही कहीं ना कहीं ये रास्ते खुलते हुए नजर आए थे भारत और चीन के बीच में। मुलाकात में आम सहमति के आधार पर वार्ता के रास्ते खुले थे, जो कि 2019 से बातचीत बंद थी, वो अब होने जा रही है। रिश्तों को बेहतर बनाने की दिशा में ये बातचीत जो है काफी अहम है। आज जो ये बैठक
होने जा रही है। एनएसए के दौरे से बातचीत का जो ये नया दौर है वो भी शुरू होने की उम्मीद है। अब ऐसे में ये बातचीत में क्या कुछ मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी, इस पर नजर लगातार। इसके साथ ही देपसांग और डेमचोक से सैनिकों के पीछे हटने के बाद ये वार्ता आज होने जा रही है। पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद पर 5 वर्षों से कोई बातचीत नहीं हुई है और इसीलिए आज जो ये बातचीत होने जा रही है, आज की जो ये बैठक है, उसके अपने आप में कई मायने हैं। एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर अक्टूबर में अहम समझौता भी हुआ था और उस अहम समझौते के बाद अब ये बातचीत। इसी के साथ भारत चीन सीमा विवाद क्या कुछ है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल भारत और चीन 3488 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करते हैं। भारत और चीन की जो सीमा है वो इतनी लंबी मिली हुई है। दोनों देशों के बीच कोई आधिकारिक सीमा अभी तक तय नहीं की गई है और इसीलिए हर रोज कहीं ना कहीं इस तरीके के सीमा विवाद उठते हैं दोनों देशों के बीच। अरुणाचल प्रदेश की 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर भी चीन लगातार दावा कर रहा है, लेकिन भारत उस दावे को लगातार झुठलाता है। लद्दाख के 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर चीन की तरफ से अवैध कब्जा किया गया है, तो आज ये बातचीत होगी उसमें कहीं ना कहीं इसको भी शामिल किया जाएगा। 2020 में गलवान घाटी में सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव भारत और चीन के रिश्तों के बीच में बनता हुआ नजर आया और तब से कोई बैठक नहीं हुई थी। भारत चीन सीमा पर तब से लेकर अभी तक पेट्रोलिंग भी रोक दी गई थी, कोई पेट्रोलिंग सेना की तरफ से वहां पर नहीं की जा रही थी। इसके साथ ही देपसांग, डेमचोक, गलवान घाटी, पेंगोंग त्सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग में भी संघर्ष की स्थिति देखने को मिली है भारत और चीन के बीच में। समझौते के बाद सीमाओं से भारत चीन की सेनाएं हटाई गई थी। वहां पर अभी फिलहाल कोई सेना नहीं है, ना भारत की और ना चीन की। सीमा पर पहले की तरह फिलहाल अब पेट्रोलिंग शुरू कर ली गई है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? चीन और भारत के जो रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं आज की इस बातचीत में कई सारी चीजों को सुलझाने की कोशिश होगी और ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी, जो कहीं ना कहीं रिश्तों को मजबूत करेगी आगे आने वाले समय में। जी देखिए, आपने सही कहा कि 5 साल बाद पहली बार इस टाइप के बैठक हो रहे हैं। इनफैक्ट अजीत डोभाल और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है वैग, ये लोग पहले भी कई बार बातचीत कर चुके हैं, बट ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये जो बातचीत हो रही है पहली बार हो रही है 5 साल के अंदर। और इसमें अहम मुद्दा तो यही रहेगा कि शांति कैसे बहाल की जाए बॉर्डर इलाकों में। अब देखिए, जहां तक पूर्वी लद्दाख का सवाल है, वहां पे 2 ऐसे इलाके अभी भी है जहां पे थोड़ा सा तनाव अभी भी बढ़ा हुआ है। तो इस बात को लेके ज्यादातर चर्चा इसी बात पे केंद्रित रहेगी। अब ये चीज जो ये पूरी सामने उभर के आई है पिछले 4 महीने में, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में जो 2 बैठकें हुई थी ऑन द साइडलाइंस ऑफ ये जो हमारे ब्रिक्स और G20 का जो समिट हुआ था, उन दौरान इन लोगों ने, दोनों देशों के हेड ने इन लोगों को अपने प्रशासन को ये निर्देश दिया था कि शांति कैसे बहाल की जाए बॉर्डर इलाकों में, इस बात को आप आगे बढ़ाइए। तो जैसे कि उसी के बेसिस पे अब डोभाल जी और अपने डेलीगेशन को लेके वहां पे गए हैं। और इसके अलावा भी बॉर्डर डिस्प्यूट के अलावा भी जो बायलैटरल रिलेशंस है चाइना के साथ इंडिया का, जहां पे अभी भी काफी तनाव बना हुआ है, उन चीजों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। उनके ऊपर काफी हद तक बहुत अहम मुद्दों पे बातचीत होगी। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले 5 साल से जब से ये एंगेजमेंट हुआ था, जब से ये तनाव की स्थिति बनी थी, डायरेक्ट फ्लाइट्स दोनों देशों के बीच में स्थगित कर दी गई थी। तो ये रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स न्यू दिल्ली और बीजिंग के बीच में, ये भी एक अहम मुद्दा रहेगा इस डायलॉग के दौरान। अगर हम देखें तो पेट्रोलिंग को लेकर भी और साथ ही जो सीमा विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि भारत की काफी सारी ऐसी जगह है जिस पर चीन लगातार दावा कर रहा है, कहीं ना कहीं आज की इस बैठक में इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए मतलब लास्ट 4 महीने में जितने भी मीटिंग्स हुई हैं दोनों देशों के हेड्स के बीच में, उनमें यही बातें कही गई है कि जितना हो सके बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, वहां पे शांति बहाल करने की कोशिश करें, ताकि आगे जो मेन कोऑपरेशन रहा है चाइना और इंडिया के बीच में और जो एक सामान्य स्थिति थी उसको पुनर्बहाल की जा सके। तो ये भी एक अहम मुद्दा रहेगा कि जल्द से जल्द जितने भी बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स और जो
अनबन है या जिसके मतलब अटकलें बनी हुई जी। है, उन सबको कैसे सुधार की जाए उसके बिल्कुल। ऊपर तो ये बातचीत केंद्रित रहेगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चीन में ये वार्ता जो है ये होने जा रही है। इस बैठक पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी कि आखिर चीन और भारत के बीच जो विवाद चल रहे हैं उन पर किस तरीके से उन विवाद को सुलझाया जाए। नज़र लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ न्यूज़ पंच में आगे बढ़ते हुए अगली प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं, जो है राज्यसभा से जुड़ी हुई। जी हाँ, राज्यसभा में संविधान पर चर्चा 2 दिन चली, जिसमें सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को जमकर घेरा गया। बीते कल यानी कि मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस चर्चा में हिस्सा लिया और कांग्रेस पार्टी पर एक एक के बाद कई हमले किए। इमरजेंसी से लेकर के आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर बरसते हुए अमित शाह नजर आए। इसके साथ ही इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किए गए 4 संशोधन पर भी सीधा निशाना अमित शाह की तरफ से साधा गया। अब चर्चा के दौरान अमित शाह ने आंकड़ों के जरिए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में 22 संविधान संशोधन हुए, लेकिन कांग्रेस के 55 सालों के शासन में 77 संविधान संशोधन हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो संविधान लहराने का मुद्दा नहीं बल्कि संविधान का विषय है और विश्वास का विषय है। दरअसल संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस जो है लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नेता सदन जेपी नड्डा भी संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस की खूब क्लास लगा चुके हैं और संविधान के मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं अमित शाह ने बीते कल राज्यसभा में किन किन अहम मुद्दों को लेकर सीधा निशाना साधा है। वहीं संविधान पर विपक्ष को करारा जवाब, क्योंकि कल अमित शाह जो है वो देते हुए नजर आए हैं। सीधा रुख करते हैं इस वक्त ग्राफिक्स का। तो आखिर कौन कौन से वो मुद्दे थे वो आपको बताएंगे, क्योंकि कांग्रेस को संविधान संशोधन पर जमकर घेरते हुए अमित शाह नजर आए हैं और अमित शाह की तरफ से कहा गया कि अपने फायदे के लिए ये संशोधन किए गए हैं। 55 साल में 77 संशोधन की बात अमित शाह कल करते नजर आए राज्यसभा में, और जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अपने फायदे के लिए ये संशोधन किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। जवाहरलाल नेहरू ने 18 जून 1951 में पहला संशोधन किया था और इस संशोधन को लेकर के क्योंकि कहीं ना कहीं कई सारे सवाल इस पर खड़े होते हैं। लोकसभा राज्यसभा बनने से पहले ही ये संशोधन जो है वो कर लिया गया था। इसके साथ ही नेहरू ने 19A जोड़कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसको भी सीमित कर दिया गया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आए। इसके साथ ही इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो उस पर भी सीधे तौर पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं और अमित शाह ने कहा कि हार के डर से इंदिरा गांधी ने संविधान को बदला था। इंदिरा गांधी ने मौलिक अधिकारों को कम करने के लिए कई बदलाव किए। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। तो जो संविधान में जो संशोधन किए गए कांग्रेस की तरफ से, उन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए अमित शाह बीते कल नजर आए। 39वां संशोधन कर इंदिरा गांधी ने अपने खिलाफ न्यायिक जांच को रोका था। इमरजेंसी के काले अध्याय को भुलाया नहीं जा सकता। जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लगाई गई थी उसका भी जिक्र अमित शाह करते हुए नजर आए। इसके साथ ही राहुल गांधी के नाम को लेकर किस तरीके से घेरते हुए नजर आए हैं वो भी आपको बताते हैं। कुछ राजनेता 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और ये कहते हुए तंज कसा बीते कल अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान लहराकर झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास किया गया। तो ये तमाम बातें अमित शाह की तरफ से कल की गई हैं। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में संविधान बांटे, उसमें प्रस्तावना तक नहीं थी जो संविधान वहां पर बांटे गए हैं। तो राहुल पर किस तरीके से तंज कसा है वो आपको बता रहे हैं। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। और राजेश, बीते दिनों की अगर हम बात करें तो चाहे बात लोकसभा की हो या फिर राज्यसभा की, दोनों ही जगह पर कांग्रेस की किरकिरी संविधान के मुद्दे पर होती नजर आई है। बिल्कुल कृतिका, आपने सही कहा कि जिस तरीके से संविधान पर बहस के दौरान सत्ता पक्ष के तमाम जो वक्ता थे उन्होंने कांग्रेस पर हमले किए, खासकर इमरजेंसी से लेकर नेहरू के द्वारा किए गए तमाम संशोधनों का जिक्र कर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्मचिंतन के लिए विवश करता है। और कल जब राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर हुए चर्चा का रिप्लाई कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि उन्होंने उन तमाम
आरोपों को खारिज किया जो सत्ता पक्ष पर विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाए थे। और उन्होंने जब कहा कि आरक्षण का मसला हो, क्रीमी लेयर का मसला हो या फिर धर्म के आधार पर आरक्षण देने का मसला हो, इन तमाम आरोपों पर अमित शाह खूब बरसे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाना इसलिए चाहते हैं कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आप आरक्षण दे सकें, और इसकी उन्होंने जोरदार मुखालफत की। हम जानते हैं कि मंडल कमीशन में 27% ओबीसी आरक्षण का प्रावधान है और उस ओबीसी आरक्षण में पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, लेकिन धर्म का कहीं पर उल्लेख नहीं है। इसी बात का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे और उन्होंने आरक्षण और क्रीमी लेयर पर तमाम तरह की जो आशंकाएं थी उसको भी उन्होंने जहां ध्वस्त करने की कोशिश की, वहीं पर उन्होंने लगातार विपक्षी सांसदों द्वारा उठाए गए सवाल का करारा जवाब दिया। कांग्रेस के इमरजेंसी का जिक्र किया। आर्टिकल जो 356 है, जो राष्ट्रपति शासन लगाने का काम जिस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है, उसके दुरुपयोग का मामला भी राज्यसभा में खूब गूंजा। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता सदन है, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था और गृह मंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से तमाम विपक्षी सांसदों की बातों का जवाब देकर कहीं न कहीं उनके मुंह पर ताला जड़ने का काम किया। बिल्कुल, चलिए फिलहाल शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अमित शाह का कल का ये संबोधन रहा और अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र अमित शाह करते हुए नजर आए। सीधे तौर पर संविधान के मुद्दे को लेकर विपक्ष को करारा जवाब अमित शाह की तरफ से दिया गया, जमकर बरसते हुए कांग्रेस पर नजर आए और साथ ही इस दौरान इंदिरा गांधी के 4 संशोधन पर अमित शाह की तरफ से निशाना साधा गया। इमरजेंसी से लेकर आरक्षण तक के मुद्दे पर घेरते हुए नजर आए। कांग्रेस की इस बीच काफी किरकिरी देखने को मिली है। संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है बल्कि विश्वास का विषय है, ये बात अमित शाह की तरफ से कही गई। तो ये बातें रही राज्यसभा की, लेकिन रुकेंगे इसी बीच न्यूज पंच में एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर जानेंगे संभल के ताजा हालात। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि अब बात होगी संभल को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का संभल जिला इस समय काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। हिंसा के बाद से जहां पुलिस प्रशासन दंगाइयों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं माननीय भी कार्रवाई में की लपेटे में आ रहे हैं। संभल की जामा मस्जिद को लेकर चल रहे इस विवाद के बीच 18 दिसंबर यानी कि आज ASI की टीम को संभल आना था, लेकिन अचानक से ASI ने अपना दौरा रद्द कर दिया और उसके बाद अब टीम गुरुवार को यानी कि आने वाला कल संभल का दौरा करेगी। ASI की टीम के दौरे को लेकर सुरक्षा बलों ने कड़ी सुरक्षा की हुई है, क्योंकि इससे पहले अदालत के द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश के बाद जब सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी तो बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया था और इसी दौरान वहां पर हिंसा भी भड़क उठी थी और इसलिए अब संभल में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। हाल ही में मिले प्राचीन मंदिर का सर्वे करने के लिए DM ने ASI को पत्र लिखा था, जिसके बाद टीम अब कल वहां पर पहुंचेगी। आज अपने संवाददाता से जानेंगे संभल के ताजा हालात पर, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आज क्योंकि देखा जाए तो आज संभल जो ASI की टीम है वो वहां पर नहीं जाएगी और इसी के साथ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिजली चोरी के मामले में बर्क के खिलाफ अब आगे आने वाले समय में मामला दर्ज किया जा सकता है। कई महीनों से बिजली का बिल जो है वो उनका 0 आ रहा है। अब 0 क्यों आ रहा है, ये इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। घर में AC समेत बिजली से चलने वाले कई सारे उपकरण उनके घर में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बिजली का बिल है वो आ रहा है उनका 0, जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। और ये बात जब निकलकर सामने आई, ये खबर जब सामने फैली, तो मुश्किलें सपा सांसद की बढ़ती हुई अब इस मामले में नजर आ रही है। बिजली चोरी के मामले में बर्क के खिलाफ अब ये मामला दर्ज किया जा सकता है कि आखिर क्यों महीनों से उनका बिजली बिल
जीरो आ रहा है। तो जियाउर रहमान बर्क जो कि संभल के सपा सांसद है और ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। संभल में बिजली चोरी से विद्युत विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसी के साथ ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लेते हैं वहां के ताजा हालात पर। संभल में क्या कुछ है ताजा हालात। तो संभल में लगातार कई कुओं की खुदाई इस वक्त की जा रही है, जिन कुओं की जिक्र लगातार किया जा रहा था। पहले मंदिर के पास प्राचीन कुएं की खुदाई हुई, जिस मंदिर के पट 46 साल बाद खोले गए। उस मंदिर के पास जो कुआं मौजूद है, सबसे पहले उसकी खुदाई की गई वहां पे और इस दौरान कई प्रतिमाएं भी वहां से मिली हैं। अब कल जो है संभल का दौरा करती हुई एएसआई की टीम नजर आई, क्योंकि एएसआई को पत्र लिखा गया था इस मंदिर को लेकर और कुएं को लेकर के कि वहां का दौरा किया जाए, सर्वे किया जाए और शिव मंदिर और कुएं का सर्वे करने के लिए एएसआई की जो टीम है, जिसे आज आना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो आज का दौरा रद्द किया गया और अब कल संभल एएसआई की टीम पहुंचेगी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। एएसआई के 4 अधिकारियों की सर्वे के लिए नियुक्ति की गई है और ये 4 अधिकारी सर्वे करते हुए नजर आए। तो संभल नगर के खगूसराय में स्थित है ये मंदिर और कुआं जो इस वक्त सामने आया है। चेकिंग के दौरान पहले मस्जिद का सर्वे करने जो टीम गई थी उस पर हमला किया गया था और उस हमले में 4 लोगों की मौत भी हो गई। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो लगातार संभल से जुड़ी एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, खुद वहां पर मौजूद है। ऐसे में सीधा रुख करेंगे उनका। निशांत, अगर देखा जाए तो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कहीं ना कहीं अभी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और आखिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनका बिजली का बिल जो है वो शून्य क्यों आ रहा था लगातार। सांसद जियाउर रहमान को लेकर कि उनके घर का बिजली का बिल आखिरकार शून्य क्यों आ रहा था। कल हालांकि प्रशासन के द्वारा उनके आवास पर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है और अब चूंकि पुराने बिलों को टैली किया जा रहा है और उसमें उसके साथ साथ एक बीपीएल परिवार का भी बिल दिखाया गया है जो सपा सांसद के बिल के साथ है। बीपीएल परिवार का जो बिजली का बिल है उसकी यूनिट 180 से ऊपर जा रही है महीने की, वहीं सांसद जी की यूनिट 0 जा रही है। तो एक तरफ सांसद जी संविधान और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके से अगर बिजली चोरी का मामला बनता है तो वाकई सवाल उठता है कि राजनीतिक नैतिकता कहां बची है। दूसरी अपडेट, इस समय मैं प्राचीन मंदिर के पास ही खड़ा हूं जहां पर कल एएसआई की टीम सर्वे करने आएगी। पहले इस मंदिर जो आपको एक बार दिखलाना चाहूंगा कि अभी भी यहां पर बड़ी संख्या में लोग हैं, भक्त लगातार आ रहे हैं, इसका सर्वे करेगी आखिर ये मंदिर कितना पुराना है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कुआं जो कि कूप है उस कूप का भी सर्वे करेगी, अभी आपको दिखलाना चाहेंगे। और लगातार कूप में जो पूजा पाठ है वो यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि कूप के ऊपर जो जाली बिछाई गई है यहाँ पर धूप जलते हुए नजर आ रही है, लोग पैसे चढ़ा रहे हैं। और यहाँ तक कि सुबह हमारी यहाँ मंदिर के पंडित से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक कूप है और यहाँ के जो जल है कहा जाता है कि इस जल को जो ग्रहण करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और जब पुराना समय था तो जिन लोगों की शादी नहीं हुआ करती थी सही समय पर तो यहाँ के स्नान किया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि तो यहाँ के स्नान किया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व रहा है इस कूप का। और ऐसे कई सारे कूप संभल में फिलहाल ढूंढे जा रहे हैं और उसको लेकर जो बाकी कुएं हैं उनकी तलाश वो अलग अलग जगहों पर चल रही है कर रही है और इसी बीच मंदिर पे मंदिर कहीं ना कहीं वहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया निशांत तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। जी हां, अगले साल उत्तर प्रदेश की जो संगम नगरी है वहां पर होने जा रहा है महाकुंभ का एक बड़ा आयोजन, जिसको लेकर तमाम तैयारियां लगातार की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया गया जिससे वहां पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि महाकुंभ में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और इस बार का महाकुंभ दिव्य, भव्य और डिजिटल होगा। इसके साथ ही योगी सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए प्रयागराज आने वाले 7 टोल प्लाजा पर टोल टैक्स महाकुंभ तक माफ करने का भी फैसला किया है। और ये छूट 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक रहेगी। इसके साथ ही योगी सरकार ने संगम तट पर आने वाले तमाम श्रद्धालुओं के लिए सामुदायिक किचन की शुरुआत कराने की भी बात कही जा रही है, जिसके माध्यम से रोजाना 5000 श्रद्धालुओं को
मुफ्त भोजन मिलेगा। तो वहीं महाकुंभ के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए AI कैमरे यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों के जरिए श्रद्धालुओं की निगरानी की जाएगी। और क्या कुछ है संगम नगरी में लगने वाले महाकुंभ की महातैयारी, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे संवाददाता आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। आशुतोष, महाकुंभ की तैयारियां कहीं ना कहीं हो चुकी हैं और लगातार अंतिम दौर ये चल रहा है, क्योंकि अब 1 महीने का भी वक्त नहीं रहा है महाकुंभ के शुरू होने में। कैसा माहौल, कैसा नजारा वहां का? बिल्कुल कृतिका, आप ठीक कह रहे हैं कि महाकुंभ का माहौल महाकुंभमय हो चुका है और उसमें जो भी कोर कसर बाकी रह गई है उसको भी प्रदेश सरकार छोड़ना नहीं चाहती है, पूरी तरह से पूरा करना चाहती है। और यही कारण है कि जब विधानसभा में कल जब अनुपूरक बजट पेश किया गया तो उस अनुपूरक बजट में एक छोटा हिस्सा जो पंडाल के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए या फिर और कुछ कामों के लिए धन की आवश्यकता थी, उसके लिए भी उपलब्ध कराया गया है। इसी के साथ 21 तारीख को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर अपनी कैबिनेट की बैठक करेंगे और तमाम सारी उन तैयारियों का जायजा लेंगे कि जो 13 जनवरी से जब पौष पूर्णिमा पर जो है कुंभ स्नान का प्रारंभ हो तो निश्चित रूप से जिस दिव्यता और भव्यता का आकलन करके यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं वह उन्हें बोध कराए, वह उन्हें महसूस हो और वो सुरक्षित रूप से जो है संगम में स्नान करके अपने घरों को वापस जा सके। कृतिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए आशुतोष। तो महाकुंभ की महातैयारियां इस वक्त की जा रही हैं, लगातार अंतिम दौर में ये तैयारियां हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही महाकुंभ की तैयारियों पर अपनी नजर लगातार बनाए हुए हैं और इस खबर पर नजर हमारी भी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।